अलग हैं हम। ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम स्टूडियो में अपने विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं टोल फ्री नंबर के जरिए, या फिर व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आप अपने सवाल विषय से जुड़े हुए ही भेज सकते हैं। तो आइए आपको बता दें आज के विषयों के बारे में। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन विषयों पर बातचीत करेंगे वो है प्याज की उन्नत किस्में एवं उत्पादन प्रबंधन। इसके साथ ही बात होगी बागवानी में रोजगार की संभावनाओं के बारे में। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे। तो आप सवाल पूछ सकते हैं, नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए बातचीत करने के दौरान बस इस बात का ध्यान आपको रखना है कि सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए ही बातचीत करनी है और टीवी की आवाज़ बंद रखनी है, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले 8800520717। इसके अलावा आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी अगर आप सवाल भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जब भी सवाल भेजें तो इस बात का ध्यान रखें कि अपना नाम और स्थान भी अलग से ज़रूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर रजनीश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप हैं उपनिदेशक राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और प्याज के बारे में जानते हैं जो कि हमारे बहुत ही प्रमुख फसलों में से एक है। तो डॉक्टर मिश्रा बताएं कि किस तरह से इसकी व्यावसायिक महत्ता है और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं जिसका चुनाव किसानों को करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी पैदावार मिले। जी किसान भाइयों नमस्कार। मैं आज आपको प्याज की खेती जो रबी के मौसम में की जानी है उसके विषय में बताता हूँ। प्याज के बारे में आप जानते हैं प्याज ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जो सब्जी के रूप में, मसालों के रूप में और सौंदर्य प्रसाधनों के रूप में भी प्रयोग की जा रही है। इसकी दवाइयाँ बनती हैं, आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। और दिन प्रतिदिन हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें इसको प्रयोग किया जाता है। तो इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, वो आप जानते ही हैं। और ये मौसम जो है रबी का मौसम आने वाला है, इसलिए हम रबी के मौसम में जो प्याज की खेती की जाती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रजातियों की जो बात हमें करनी है, जो मुख्य प्रजातियां हैं एग्रीफाउंड लाइट रेड है, पूसा रेड है, अर्का निकेतन है, भीमा किरण है
और NHRDF के द्वारा अन्य प्रजातियां विकसित की गई। NHRDF रेड है, NHRDF रेड 3 है, NHRDF रेड 4 है। बहुत सी प्रजातियां हैं जो हमारे देश के भिन्न भिन्न राज्यों में के लिए उपयोगी हैं और इसकी रबी की मौसम में खेती की जाती है। बिल्कुल, तो जाना आपने कि रबी के मौसम में अगर आप प्याज की खेती को अपनाना चाहते हैं तो किन उन्नत किस्मों का चुनाव आपको करना चाहिए। तो विस्तार से बातचीत करेंगे प्याज की खेती के बारे में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। रबी प्याज के बीज की बुवाई का सही समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर है। रबी प्याज की फसल के लिए पौधशाला में बीज की बुवाई करें। पौधशाला में बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 8 से 10 किलो बीज काफी रहते हैं। प्याज की पौध भूमि की सतह से उभरी हुई क्यारियों में तैयार करनी चाहिए। प्याज के खेत में गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 से 70 किलो, फास्फोरस 70 किलो और पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई से पहले अंतिम जुताई के समय उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खरपतवार के नियंत्रण के लिए स्टाम्प का 3.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से रुपाई के बाद सिंचाई से पहले छिड़काव करें। किस्मों की बात करें तो प्याज की किस्मों का चयन अपने इलाकों को ध्यान में रखकर करें। किसान प्याज की एग्री फाउंड लाइट रेड, पूसा माधवी और पूसा रिद्धि किस्में लगा सकते हैं। इनके अलावा किसान प्याज के व्हाइट फ्लैट और पूसा व्हाइट राउंड किस्में भी लगा सकते हैं। बात अगर उत्पाद प्रबंधन की करें तो प्याज छटाई की प्रक्रिया में प्याज के कंदों को आकार के हिसाब से छांटे। छोटे, मध्यम और बड़े कंदों को अलग कर भंडारित करना अच्छा रहता है। एक समान मध्यम आकार के कंदों के बीच समुचित खाली जगह होने की वजह से वायु का संचार अच्छा होता है और भंडारण के दौरान नुकसान की आशंका भी कम होती है। वहीं छोटे आकार के कंदों में सड़न की समस्या ज्यादा रहती है, लेकिन बड़े आकार के कंदों में अंकुरण आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ऐसे में प्याज का भंडारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। भंडारण का काम अप्रैल-मई से अक्टूबर-नवंबर महीने तक किया जाता है। अक्टूबर-नवंबर माह में तापमान में कमी होने पर अंकुरण की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए भंडार गृह की संरचना इस तरह से करें कि हवा का संचरण सही तरीके से बना रहे। गृहों में तापमान व आर्द्रता अनुकूल रखें। इस तरह के भंडार गृहों में नुकसान की आशंकाएं कम होती हैं। अगर शीत गृहों की बात करें तो यहाँ प्याज को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 70% सापेक्षिक आर्द्रता पर 8 से 9 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जी, तो रबी प्याज की खेती और इसके साथ ही भंडारण पर भी आपने ये रिपोर्ट देखी। और अब आते हैं हमारे अगले विषय पर, जिसमें हम बागवानी में रोजगार की संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान जुड़ गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक कुमार सरोलिया हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, राजस्थान से। डॉक्टर सरोलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। नमस्कार जी, तो डॉक्टर सरोलिया बताएं हमें बागवानी के क्षेत्र की संभावनाओं के बारे में। इन दिनों तो हम देख रहे हैं कि खाद्यान्न फसलों से भी ज्यादा उत्पादन बागवानी के क्षेत्र में हो रहा है और बहुत ही तेजी से ये क्षेत्र उभरता जा रहा है। हाँ, ये बहुत ही इस समय का एक सटीक प्रश्न है और इसका भारत में जैसे उद्यानिकी फसलों की मांग बढ़ रही है, तो कोरोना के बाद सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जी, ऐसे समय में भारत में क्योंकि अलग अलग जलवायु से कृषि का जो मुख्य कार्य है उसमें बागवानी का जो रकबा है, वो रकबे की बात करते हैं या उसका जो कंट्रीब्यूशन है बागवानी का, वो करीबन 27 से 30% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का बागवानी का है। ऐसे समय में रोजगार की जो संभावना है वो बहुत अच्छी संभावना है और बहुत अच्छा फ्यूचर बागवानी से जो इस क्षेत्र में है, क्योंकि भारत में करीबन 63 विभिन्न जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं जी, 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बागवानी का विषय के रूप में, या कुछ इस तरह के जो उद्यानिकी के ही विश्वविद्यालय हैं उनमें इस तरह के पाठ्यक्रम से उनको पढ़ाया जाता है। तो जो भी कैरियर ऑप्शन के रूप में या अपने स्वयं का रोजगार अगर करना चाहते हैं तो दोनों ही रूप में बहुत अपार संभावनाएं हैं बागवानी के रोजगार की, और वो अपना खुद का व्यवसाय के रूप में या फिर अपना कैरियर ऑप्शन चुन सकता है।
बिल्कुल, तो इन संभावनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते इस रिपोर्ट पर। बागवानी में रोजगार की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। आज नई नई तकनीकों के समावेश से बागवानी के क्षेत्र में आए व्यवसायीकरण के कारण सरकारी, अर्ध सरकारी क्षेत्रों के अलावा निजी नियोजकों के यहाँ रोजगार की व्यापक संभावनाएं हो गई हैं। बागवानी को हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। एक हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम मुख्य रूप से फलों, फूलों, सब्जियों, मसालों, सजावटी व औषधीय गुणों वाले पौधों आदि के उत्पादन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग से संबंधित होता है। जो भी बागवानी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए इस क्षेत्र में विभिन्न राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध हैं। इसमें बागवानी सलाहकार के रूप में उद्यान आदि पर सलाह देने, डिजाइन, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण का काम किया जा सकता है। फल, फूल, सब्जी, सजावटी पौधों की व्यावसायिक नर्सरी भी चलाई जा सकती है। सब्जियों और फूलों वाली फसलों के बीज उत्पादक, फ्लोरिस्ट शॉप, बागवानी सेवा कॉन्ट्रैक्टर, मशरूम उत्पादन, बीज डीलर या मर्चेंट, प्रोपराइटर कोल्ड स्टोरेज और बागवानी के प्रसंस्करण कार्य आदि के रूप में रोजगार के काफी अवसर मौजूद हैं। बागवानी का प्रशिक्षण लेकर नर्सरी प्रबंधन, बडिंग, ग्राफ्टिंग, विभिन्न पौधों की रोप तैयार करने की विधि और फल फूल उत्पादन की जानकारी लेकर आप अपनी नर्सरी शुरू कर स्वरोजगार अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। नर्सरी प्रशिक्षण कृषि महाविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों और कृषि विभाग के माध्यम से लिया जा सकता है। बागवानी में और अधिक मुनाफा हो, इसके लिए प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। जी हाँ, तो रिपोर्ट में जो आपने देखी ये एक बानगी भर है। अपार संभावनाएं इस क्षेत्र में रोजगार के मौजूद है, जिस पर विस्तार से इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। लेकिन आइए रबी प्याज की खेती के बारे में भी कुछ और जानकारियां ले लेते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि रबी प्याज की खेती जो किसान करना चाहते हैं, रोपाई का माफ कीजिएगा, उससे पहले नर्सरी तैयार करने का ये बहुत ही उपयुक्त समय है। तो किस समय नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए और नर्सरी तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखें? बिल्कुल, खरीफ प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं किसान भाइयों जी। सबसे पहले हमें 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। ये बीज आप कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो शोध संस्थान हैं या रजिस्टर्ड बीज विक्रेता हैं, उनसे बीज आपको प्राप्त करना चाहिए। बीज खरीदते समय ध्यान रखें, रसीद लेना ना भूलें। रसीद लेना आपका अधिकार है, तो इसलिए रसीद जरूर लें। 8 से 10 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है। इस बीज को आपको संभवतः बीज उपचारित होगा। अगर आपने अच्छे कंपनी का या शोध संस्थान का बीज लिया है तो निश्चित रूप से वो बीज शोधित होता है। अगर बीज शोधित नहीं है तो आपको फिर टाइकोडर्मा है, थायरम है, इनसे आपको बीज शोधन करना पड़ेगा। उसके लिए भूमि का चुनाव, भूमि उठी हुई होनी चाहिए। क्यारियां हम उठी हुई बनाते हैं, जमीन से 15 सेंटीमीटर क्यारियां उठी हुई बनाते हैं, जिससे कि कभी बारिश वर्षा वगैरह हो तो आपका बीज और आपके पौध खराब ना हो। उठी हुई क्यारियां बनानी है। ध्यान ये रखना है जो हमारी मिट्टी है वो हल्की होनी चाहिए, बलुई दोमट होनी चाहिए। अच्छा जल निकास होना चाहिए, जिससे कि जब आप पौध बनाएंगे तो पौध सड़ने की संभावना ना रहे। ठीक है, तो इस तरह हमें भूमि का चुनाव करना है। 8 से 10 किलो बीज पर्याप्त है 1 हेक्टेयर के लिए। अब हमें क्या करना है, क्यारियां बनानी है। क्यारियां बनाते समय ध्यान रखना है खेत समतल होना चाहिए और अच्छा जल निकास होना चाहिए। क्यारी की जो चौड़ाई है वो 60 से 70 सेंटीमीटर रखते हैं, लंबाई 3 मीटर तक रखते हैं। लेकिन अगर आपका खेत समतल नहीं है तो क्यारियों की जो लंबाई है उसको आप आवश्यकता अनुसार अपने खेत के हिसाब से कम भी कर सकते हैं। इस तरह अगर आप क्यारियां बनाएंगे तो 1 हेक्टेयर की पौध के लिए आपको 80 से 100 क्यारियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 1 हेक्टेयर की पौध बनाने के लिए आपको 200 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता पड़ती है। जो क्यारियां बनाएंगे आप वो 200 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, ठीक।
इस तरह अब आपकी उठी हुई क्यारियां बन जाएंगी, उसमें आप गोबर की खाद है या बर्मी कंपोस्ट है उसको मिलाने के बाद अच्छे से गुड़ाई कर लें और क्यारी को समतल कर लें। अब हमें जो बीज बोना है वो लाइनों में बोना है। लाइनों में इसलिए बोते हैं जिससे कि हमारा जो बीज है वो उसकी जो जमाव है वो 100% मिले, और हम जब छिड़कवा बीज बोते हैं तो कहीं बीज कम पड़ जाता है, कहीं पड़ता ही नहीं है, तो बीज जो है हमारा नुकसान हो जाता है। बीज तो डॉक्टर मिश्रा जानेंगे आपसे कि किस तरह से बीज बोना चाहिए और अंकुरित भी हो, इसका भी ध्यान किस तरह से रखें। लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं तो उनका सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ क्या खेती के लिए हमारी जो होती है वो कितनी होनी चाहिए और कितना। जी बताएं नंद स्वरूप जी। और इसमें जो है कौन से रोग और कीट लगते हैं। नंद स्वरूप जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? नंद स्वरूप जी क्या मेरी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है। हमारा संपर्क टूट गया है। प्याज की खेती के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन नंद स्वरूप जी आपसे गुजारिश होगी एक बार फिर से संपर्क करें ताकि हम आपका सवाल पूरा ले सकें। बहरहाल आप हमें बता रहे थे डॉक्टर मिश्रा कि किस तरह से जो बीज है उसकी बुआई करनी चाहिए। बीज को हमें लाइनों में बोना है। एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी हमें 5 से 6 सेंटीमीटर रखनी है और हमें लाइनों में बीज को बोना है। इस तरह बीज बोएंगे तो हमारा जर्मिनेशन जो है अधिकतम मिलेगा और आर्द्र गलन की जो समस्या होती है उससे भी आपको निजात मिलेगी। बीज बोने के बाद आप उसमें बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद से या पलवार से आप उसको ढक दें, मल्चिंग कर दें, धान के पुआल से मल्चिंग कर दें, जिससे कि वो आपकी जो बीज की नमी है वो बनी रहेगी। ठीक है, इस तरह करने पे आपका 10-12 दिन में आपका बीज जमना शुरू हो जाएगा। और वो पलवार जो है आपने कर रखी है, जो आपने धान का पुआल डाल रखा तो उसको सावधानी से निकाल दें, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक वो पड़ा रहेगा तो आपके जो प्याज की पौध है उसके अंदर चली जाएगी और वो फिर बाहर निकल जाती है। इसलिए आप 8-10 दिन में जैसे ही आपका जमाव हो जाए प्याज के बीज का उसको निकाल देना चाहिए। जी। इस तरह आपको हल्की सिंचाई पे करना है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ज़्यादा पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है। और धीमे धीमे आपकी प्याज बढ़ने लगेगी, पौध बढ़ने लगेगी। अगर आपको लगता है कि आर्द्र गलन की समस्या आ रही है, पौध गलने लगी है किसी कारण से, तो फिर आप उसमें आप क्या करेंगे, 2 ग्राम आप ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं, आप थायरम ले सकते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसको मिला के आप छिड़काव करिए। ठीक, इससे क्या होगा कि वो आर्द्र गलन की जो समस्या है आपकी नियंत्रण हो जाएगी। तो डॉक्टर मिश्रा आपने बताया हमें पौधशाला की तैयारी के बारे में और आगे भी जानेंगे प्याज की खेती के बारे में। आइए इस बीच बागवानी से जुड़ी कुछ बातें कर लेते हैं। डॉक्टर सरूलिया आपसे जानना चाहेंगे कि बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर से जुड़े जो कोर्सेज हैं तो किस तरह के कोर्सेज किए जाते हैं और इस कोर्सेज को करने के बाद किस तरह की संभावनाएं बनती हैं युवाओं के लिए? ये देखो, अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि अपन कौन सा कोर्स का चुनाव करें, तो कोर्स के लिए जो पात्रता है वो होती है, वो 2 तरह से पात्रता की बात करते हैं। 10+2 जो साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं वो अपना करियर ऑप्शन 4 वर्ष की डिग्री होती है, तो वो BSc हॉर्टिकल्चर में वो जा सकते हैं। वहीं से वो आगे के उनके पढ़ाई का उनका सिलसिला चलता है। कई जो स्टेट हैं जैसे हरियाणा जैसे स्टेट है वो 10वीं में से ही उन बच्चों को वो लेके 6 साल की वो डिग्री कोर्सेज वो करवाते हैं जी। ये तो डिग्री कोर्स है। जो ड्रॉप आउट्स होते हैं या जो किन्हीं कारणों के कारण अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनके लिए वोकेशनल और ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। उनसे अपने स्वरोजगार को या अपने जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहाँ उन क्षेत्रों को वो अपना सकते हैं। आजकल जो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के द्वारा भी कई इस तरह के कोर्सेज, जिसको राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के तहत 2015 से सरकारी योजनाओं के तहत कई कोर्सेज इस तरह के हैं जिनमें फ्री में उनको ट्रेनिंग विभिन्न संस्थानों को उन्होंने अलोकेट किया है और करीबन 160 तरह के विभिन्न पाठ्यक्रम इस विषय को लेके चले, जिसमें 70 से 80 उद्यानिकी से संबंधित है
उन चीजों को लेके कोर्सेज बनाए गए हैं, क्योंकि उद्यानिकी क्या है, कला विज्ञान और तकनीक का एक सम्मिश्रण होता है। तो अपन स्किल डेवलपमेंट के लिए जैसे आजकल का जो नए कई सब्जेक्ट हैं, जैसे पोलियोस है, ऑफ सीजन कल्टीवेशन है, नर्सरी जैसा मिश्रा सर ने बताया तो नर्सरी है, टिश्यू कल्चर लैब है, संकर बीज उत्पादन है, बोनसाई है, आजकल जिस तरह ये सारी, इनमें मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन, इन सभी चीजों में कोर्सेज अवेलेबल है जो समय की मांग भी है और उससे अपने स्वरोजगार की तरफ अपना कौशल विकास करके वो आसानी से आजकल के युवा उसको अपना सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। बहादुर सिंह जी इस वक्त महेंद्रगढ़ हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी बहादुर सिंह जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? यानी इस समय कौन सी वो बीज चाहिए, प्याज का कौन सा बीज बढ़िया रहेगा और कब तक? अच्छा, प्याज का कौन सा बीज, यानी कि कौन सी किस्म अच्छी रहेगी, ये जानना चाहते हैं? ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मिश्रा बताएं। प्याज आपको हरियाणा में लगाना, हरियाणा के लिए एग्ली फाउंड लाइट रेड और NHRDF रेड 4, NHRDF रेड, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में NHRDF रेड प्रजाति जो है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो प्याज है रबी के मौसम में लाल कलर की होती है, गहरे लाल कलर की होती है और किसान भाइयों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ये प्रचलित वैरायटी है और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। इसलिए NHRDF रेड और NHRDF रेड 4, रेड 3 ये प्रजातियां आप हरियाणा के क्षेत्र में लगा सकते हैं। महेंद्रगढ़ में भी लगा सकते हैं और राज्य सरकार के, हरियाणा सरकार के जितने भी आपके बिक्री केंद्र हैं वहाँ पे ये बीज उपलब्ध है। बिल्कुल। तो बहादुर सिंह जी, आपको उम्मीद है कि किस्मों के बारे में जानकारी मिल गई होगी, आपने नोट कर लिया होगा और इन उन्नत किस्मों का चुनाव करके आप प्याज की सफलतापूर्वक खेती कर पाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बागवानी में रोजगार की संभावनाओं के बारे में और प्याज की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सुनील यादव जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सुनील जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको?
चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कार्यक्रम में यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और हमारे कुछ दर्शक हैं जो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल भेज रहे हैं, तो उन सवालों को शामिल करते हैं यहाँ पर। अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है। वो जानना चाहते हैं कि प्याज की नर्सरी को लगाने का सबसे उपयुक्त समय कैसा होना चाहिए और खेत की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। क्या गोबर की खाद नर्सरी में प्रयोग कर सकते हैं? जी डॉक्टर मिश्रा। जी, बहुत अच्छे आपके सवाल हैं। पहला सवाल का उत्तर ये है, आपका प्याज का बीज बोने का जो समय है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। उत्तर भारत के लिए 15 अक्टूबर से 15 नवंबर है। दूसरा, आपको खेत की तैयारी क्या क्या करनी है। मैंने जैसा बताया था आपको, खेत समतल होना चाहिए, अच्छा जल निकास होना चाहिए और बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। आपने पूछा है गोबर की खाद के बारे में। मेरा आपको सलाह है, गोबर की खाद आप सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग कर सकते हैं, कच्चा गोबर कभी ना डालें। और अगर आप केचुए की खाद बर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बर्मी कंपोस्ट जो होती है वो 100% खरपतवार बीजों से मुक्त होती है। अगर आप बर्मी कंपोस्ट के यानी केचुए का खाद का प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में धीमे धीमे खरपतवारों की संख्या अपने आप कम होती जाएगी। जी तो अंकुर जी, उम्मीद है आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सरोलिया, आपसे जानना चाहेंगे हम कि बागवानी की जब बात करते हैं तो बहुत सारे किसान चूंकि इससे जुड़ रहे हैं, कई बार जो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी कमी का, उसका अभाव जो है वो महसूस किया जाता है। तो ऐसे में कुछ युवा क्या इस क्षेत्र से भी जुड़ सकते हैं ताकि वो प्लांटिंग मटेरियल सप्लाई कर सकें? ये जो सबसे बड़ी बागवानी के विषय में जो बात आज सीखने को आती है वो आती है नर्सरी। जी। सबसे जो गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करना और किसानों तक पहुंचाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। जी। क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है उनके द्वारा हम एक जो अनुसंधान किए हुए जो मटेरियल है उसको इतने बड़े लेवल तक किसान तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए हम उनको विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से हम युवाओं को तैयार करते हैं कि वो अपना स्वयं का व्यवसाय नर्सरी के रूप में आगे आएं और अपने क्षेत्र के साथ साथ इस देश में अपना नाम रोशन करें। ये काम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा एक्रीडेशन भी मिलता है। वो जो किसान और जो उद्यमी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं वो अपनी नर्सरी को एक्रीडेट करवा के, जिसमें 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार और 5 स्टार तक का उसमें प्रोविजन है, वो अपनी गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करने में वो सक्षमता हासिल कर सकता है। बात नर्सरी की है तो उन नर्सरी के लिए सबसे पहली बात आती है कि जहां फलदार नर्सरी अगर वो करना चाहता है तो मदर ऑर्चार्ड का होना बहुत ही आवश्यक है। किसान क्या करता है कि या जहां से भी वो उसको चाहिए मुझे बगीचा लगाना है, वो तुरंत कहीं से पौधे लाएगा और वो ऐसी नर्सरी से या ऐसी जगह से लाएगा जिसके पास खुद का मदर ऑर्चार्ड नहीं होता है, और वो पौधे ट्रेडिंग करके, जो इसको मैं ये कहूंगा कि वो एक पौधों का व्यापार है, जो इधर से उन पौधों को उनकी गुणवत्ता, उनकी किस्म, उनका कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो वो जो भी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो युवाओं में विशेष तौर से, वो उस नर्सरी के गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करके और इस क्षेत्र को अपनाएं। इसमें बहुत अच्छी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। और नर्सरी में अगर एडवांस करना चाहते हैं तो टिश्यू कल्चर लैब तैयार कर सकते हैं, उनको आना चाहिए। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। जी नईमुद्दीन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? निवेदन ये है कि शोधित पैकेट के ऊपर शोधित बीज लिखा हुआ है प्याज का, ठीक है, तो क्या उसको दोबारा शोधन की आवश्यकता है अथवा नहीं है, ट्राइकोडर्मा इत्यादि से? जी। और क्या पौध तैयार होने के बाद, प्याज की पौध तैयार होने के बाद भी उसका शोधन आवश्यक है? यदि हाँ तो जी कृपया करें, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मिश्रा बताएं। जी, अगर आपका बीज शोधित है तो बीज दोबारा शोधित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने एक दूसरा जो सवाल पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो कि जब पौध बन जाती है तो रोपण के लिए हमें मुख्य खेत में ले जाना पड़ता है। जब पौध को हम जमीन से उखाड़ते हैं, पौध को उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ जो है चोटिल हो जाती है। उस समय शोधित करना बहुत ही आवश्यक है और उस समय आप शोधित जरूर करें। आप ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं, आप थायरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों से आप करिएगा तो उससे क्या होगा, जो जड़ों के द्वारा बीमारियां जो फैलती हैं वो आपकी नहीं फैलेंगी और आप अपनी पौध को
शोधित करके ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो नईमुद्दीन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं जो व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शक ने भेजा है। डॉक्टर सरोलिया, अभी आप प्रशिक्षण का जिक्र कर रहे थे, तो हमारे एक दर्शक हैं रुपेश जी, इन्होंने कैमूर बिहार से सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, किस सरकारी संस्था में ट्रेनिंग के लिए संपर्क करें। जितने भी जो भारत सरकार के द्वारा जो मैं अभी ने बात बताई थी कि राष्ट्रीय कौशल विकास नीति जो बनी है, उनके द्वारा सभी जो सरकारी संस्थान है, जैसे बिहार में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां से वो संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, वो बिहार समस्तीपुर में है। तो जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो भी कृषि विज्ञान केंद्र, जो चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत हो, उन सभी को इस तरह का मैंडेट दिया गया है कि वो जो वहाँ के जितने भी जो युवा वर्ग हैं उनको वो प्रशिक्षण दें। तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं, या तो कृषि विज्ञान केंद्र या जो मैंने अभी बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में, वहां से संपर्क करके अपना ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग के 40 विभिन्न क्षेत्र इसमें निर्देशित हैं, उनमें अपने रुचि के अनुसार अपनी जो कोर्स लिस्ट है उनके हिसाब से चुन के उस ट्रेनिंग की तरफ अपना भाग ले सकते हैं। बिल्कुल। इसमें पात्रता के बारे में जहाँ बात आती है तो इसमें कोई डॉक्टर विशेष सरोलिया जानेंगे पात्रता के बारे में। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पे शामिल कर लेते हैं, फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी जी, विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ हैं। जी विपिन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हमारा एक सवाल था, वैसे डॉक्टर साहब ने प्याज की तो बहुत सारी केस में बता दी हैं, लेकिन मेरा सवाल मैम ये था कि होता क्या है कि प्याज की खोदाई होती है और लगभग 2 या 4 दिन में ही प्याज सड़ना शुरू हो जाती है और खराब होने लगती है। कोई ऐसी केस में बताएं जिसमें भंडारण कर सकें और अधिक लगभग 2 महीने या 4 महीने तक वो खराब कम से कम खराब हो, ऐसी कोई केस में जानना। जी जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर मिश्रा बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सवाल है। जी, प्याज की गांठों का सड़ना या पौध का सड़ना उसके एक कारण नहीं है। पहला, जो आपने बीज खरीदा है, क्या वो बीज रबी के मौसम में लगाने लायक है? ये खरीफ के मौसम का बीज तो नहीं है। दूसरा, आपने उस प्याज को उगाते समय कितना रासायनिक उर्वरक डाला है? क्या खुदाई से पहले आपने उसकी सिंचाई बंद की थी? उसका सही से आपको प्याज को सुखाना आता है कि नहीं आता है? बहुत सी ऐसी बातें हैं या कारक हैं जो प्याज के सड़न को बढ़ाते हैं और कम भी करते हैं। तो ध्यान हमें ये रखना है, हमें सबसे पहले प्रजाति ऐसी चुननी है जो रबी के मौसम में लगाई जानी चाहिए। दूसरा, आप जो सस्य क्रियाएं अपना रहे हैं वो वैज्ञानिकों के द्वारा जो समय समय पे आपको बताया जाता है, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो सलाह दी जाती है, वैज्ञानिक सलाह, उसके द्वारा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी प्याज नहीं सड़ेगी। अगर आप एग्रीफाउंड लाइट रेड या NHRDF रेड 4 लगाते हैं, आप 5 से 6 महीने उसका भंडारण कर सकते हैं, लेकिन आपको खुदाई से पहले कम से कम 15 दिन पहले उसका सिंचाई बंद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सिंचाई बंद करने के बाद प्याज की खुदाई करेंगे, उसको अच्छे से सुखाएंगे, सुखाने के बाद ही भंडारण करेंगे, तब आपकी प्याज सड़ेगी नहीं, वो 5 से 6 महीने तक आपके पास भंडारित रहेगी। बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसी तरह से हमारी बातचीत जारी रहेगी इन विषयों पर। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061।
आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बागवानी में रोजगार की संभावनाओं के बारे में और प्याज की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए जुड़कर, या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए एक सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक ने व्हाट्सएप भेजा है और सवाल किया है, अनिल जी ने चंपावत उत्तराखंड से, जानना चाहते हैं कि क्या प्याज की खेती इस समय पॉली हाउस में की जा सकती है, और अगर हाँ तो इसके लिए अच्छी प्रजाति कौन सी रहेगी? जी डॉक्टर मिश्रा। पॉली हाउस कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जी। वहाँ पे सूर्य की रोशनी कितने घंटे आती है? प्याज की खेती आप नर्सरी बाहर बनाएं, नेट हाउस में बनाएं, उसके बाद आप प्याज लगा सकते हैं, क्योंकि पॉली हाउस के अंदर प्याज बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यानी कि अगर आप खेती करते हैं तो पत्ते के लिए तो खेती कर सकते हैं, गांठ उसकी बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, तो अगर आप ग्रीन प्याज, हरे प्याज के लिए खेती करना चाहते हैं तो आप प्याज की खेती आप पॉली हाउस में कर सकते हैं। नेट हाउस में करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आप हैं जहां बहुत ज़्यादा सर्द पड़ती है, 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो लेकिन वहाँ पे पत्तों की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और ग्रीन ऑनियन में आप उसको बेच सकते हैं। जी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं टीकाराम जी, पंचकुला हरियाणा से। उनसे बात करते हैं। टीकाराम जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो टीकाराम जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर सरोलिया, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बागवानी की बात करते हैं तो औषधीय सुगंधीय पौधों का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और बाजार में बहुत अच्छी मांग रहती है, क्योंकि बहुत तरह के उत्पाद इनसे बनाए जा सकते हैं। तो इस क्षेत्र से अगर कोई युवा जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? ये एक उसी का एक पार्ट है, औषध और सुगंधीय पादप। तो ये इस तरह का जो कार्य है उसमें युवाओं को आने की जरूरत है। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज है, एक जो परंपरागत खेती इनकी जो होती आ रही है, मार्केटिंग की, विपणन की सबसे बड़ी इसकी बिक्री की समस्या आती है। तो युवा वर्ग अगर इसमें भाग लेता है, और वो क्योंकि आजकल का जो माध्यम है सब ई नाम और सब इंटरनेट के द्वारा सब बिक्री का अपन बात कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन करना, तो वो युवा वर्ग अगर इस क्षेत्र में आए तो विशेष तौर से इनके कामों को आगे बढ़वार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और एक संपन्नता उस किसान के आ सकती है। इन क्षेत्रों में जैसे राजस्थान का क्षेत्र है तो इसबगोल की खेती होती है, ये मेहंदी की खेती सोजत में होती है। इन क्षेत्रों को औषधीय पादप जैसे गूगल है, जैसे सोनामुखी है, जैसे सफेद मूंगफली है, तो ये इनकी मांग बहुत है। लेकिन सबसे पहली बात आती है कि ऑर्गेनिक, वो चीज मांगते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का एक कोई प्रोडक्ट सर्टिफाई नहीं होता, उसके लिए वो प्रोसेस सर्टिफिकेशन का एक लंबा दौर होता है। तो युवा वर्ग इसमें अगर आते हैं तो वो उस क्षेत्र को, उस कार्य को अपनाते हुए इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाओं को देखा जा सकता है। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। और जैसे कि डॉक्टर मिश्रा आपने हमें बताया प्याज के पौधशाला के बारे में और खेत की तैयारी के बारे में भी, अब जानना चाहेंगे कि मुख्य खेत में जो रुपाई है वो करना किस समय सबसे उपयुक्त रहेगा, और पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, और कुछ खास बातें अगर आप बताना चाहें। जरूर। प्याज की रोपाई का जो समय है वो 15 दिसंबर से 15 जनवरी है जी। 60 दिन के अंदर प्याज की पौध तैयार हो जाती है और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में इसकी आपको रोपाई करनी है। रोपाई करने के लिए मैंने बताया था भूमि की तैयारी के बारे में, आप 4 जुताई कर लीजिए और 25 टन आपको गोबर की खाद की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास केचुए की खाद है तो 3 टन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। 70 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन चाहिए, 50 और 60 किलोग्राम के आसपास फास्फोरस चाहिए और आपको 80 किलोग्राम आपको पोटास चाहिए। ठीक है। ये वो उर्वरक हैं जिनको आप नाइट्रोजन का 1 भाग और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है आखिरी भूमि की जुताई के समय आप खेत में मिला दीजिएगा, अच्छे से पाटा चला दीजिएगा। और खेत अगर समतल है या तो छोटी छोटी क्यारियां बनाए, ज़्यादा बड़ी क्यारियां ना बनाए, क्योंकि पानी फिर एक
एक भाग में कहीं खेत के दूसरे भाग में भरने लगता है, इसलिए छोटी छोटी क्यारियां आप बनाएं। दूरी की जो बात है, लाइन से लाइन आपको 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर की दूरी रखना है। रोपाई के बाद ध्यान ये रखना है, रोपाई के बाद तुरंत हल्की सिंचाई करनी है और 2 दिन के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर आपको पैडी मेथिलीन जो खरपतवार नाशी है उसका आपको छिड़काव करना है। 3.5 लीटर की मात्रा आप छिड़क देंगे तो उससे क्या होगा, जो खरपतवार जमने वाले हैं वो फिर जमेंगे नहीं। तो आपको जो खरपतवारों से है जो आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका जो पौधा है अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कभी बरसात हो जाती है या पौध में कभी सड़न आ रही है, क्योंकि प्याज में मुख्य तरह की 2 पत्ते की बीमारियां आती हैं। पत्ते की बीमारियां जो हैं उनको रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको करना क्या पड़ेगा, मैनकोजेब या क्लोरोथेनोलिल आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय ये याद रखना है कि प्याज की जो पत्तियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा चिकनी होती हैं, इसलिए दवा उन पे रुके, इसलिए हम लोग स्टिकर या चिपकने वाला पदार्थ डालते हैं, उसको स्टिकर कहते हैं। उसको 15 लीटर की टंकी में आपको 9 ml की आपको स्टिकर की आवश्यकता पड़ती है। और आपको डॉक्टर मिश्रा, माफ कीजिएगा, आपको रुकना पड़ेगा, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल भी यहाँ पे लेना जरूरी है। तो प्रभुदयाल जी इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। जी प्रभुदयाल जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो, 1 हेक्टेयर में कितने क्विंटल प्याज हो जाएगी और कौन सी किस्म की लगाना पड़ेगा? जी ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर मिश्रा बताएं। 1 हेक्टेयर में आपकी प्रजाति के ऊपर है, कैसी प्रजाति है, 300 से लेकर 400 कुंटल तक प्याज आपकी पैदा हो सकती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सरोलिया आपका रुख करना चाहूँगी और ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसे युवा जो स्टोरेज हाउस या कोल्ड स्टोरेज इन चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी किसी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था है? इस क्षेत्र में क्या संभावना है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये बहुत ही इस समय के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बागवानी जितने भी फसलें हैं ये सारी पेरिशेबल कमोडिटीज है, जल्दी खराब होने वाली फसलें होती है अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में। जब जल्दी खराब होने वाली फसलें होंगी तो उनके भंडारण पे भी अपन को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, और विशेष आवश्यकता का यही है, इन पाठ्यक्रमों में से कुछ भंडारण के ये क्रॉप स्पेसिफिक भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मिश्रा सर बता रहे हैं प्याज, तो प्याज के लिए जो भंडारण बनेगा वो आलू के लिए नहीं काम आएगा, आलू के लिए बनेगा वो सेव के लिए काम नहीं आएगा। तो इन जितनी भी जो फसलें हैं जो बड़ी मात्रा में होती है, तो उन अपनी अपनी क्षेत्रों के हिसाब से उद्यानिकी फसलों की संभावनाओं को तलाशते हुए भंडारण गृह का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। और उन पे ट्रेनिंग की सुविधा है। ट्रेनिंग वहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ का कृषि विश्वविद्यालय है, उनका संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ के हैं, और जो भी केंद्र सरकार का उपक्रम हो या राज्य सरकार का हो, सभी इन ट्रेनिंग के लिए विशेष तौर से ऐसे युवाओं को आगे आने की जरूरत है। और वो अगर आगे आते हैं ग्रुप में, अगर वो समूह बना के आते हैं, तो उनको इस तरह का लेके ट्रेनिंग करने की अपन अपना सकते हैं और उसके आयाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं देवरिया उत्तर प्रदेश से, देवानंद जी, उनसे बात करते हैं। देवानंद जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जानना ये चाहते हैं, मैं अगले बार मैं प्याज भी आता बहुत सड़ रहा था। जी बताएं। उसमें प्याज मैं लगाया था बहुत सड़ रहा था। ठीक है। हाँ, प्याज के पौधे सड़ जा रहे हैं, आपका ये कहना है? हाँ, क्या सड़ रहा है उसमें? जी डॉक्टर मिश्रा बताएं। जी, प्याज के पौधे आपके सड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपने खरीफ की प्याज लगाई होगी, इस समय वो तैयार गांठें बन रही होंगी। अब तो खुदाई का समय आने वाला है 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। इस समय अगर सड़ रहा है तो या तो ज़्यादा पानी लगाया आपने, संभवतः पानी ज़्यादा लग गया है, या बारिश हो गई होगी। और अगर रोकथाम आपको करनी है तो मैंने आपको बताया था, आप कार्बेंडाजिम या फिर मैनकोजेब, इनका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 2 बार छिड़काव करिएगा और अच्छा उचित जल निकास बना के रखिएगा, तो आपका प्याज का सड़ना बंद हो जाएगा। जी
बिल्कुल देवानंद जी, उम्मीद है आप ज़रूर इस सलाह पर अमल करेंगे और समस्या का हल भी निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक ने व्हाट्सएप के जरिए अहम सवाल भेजा है, लेकिन इन्होंने अपना नाम और स्थान नहीं लिखा है। डॉक्टर मिश्रा ये जानना चाहते हैं कि प्याज में कौन से खरपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती दोनों के लिए पूछा है उन्होंने जी। बिल्कुल, प्याज में जैसा मैंने सबसे पहले बताया था आपको पेडीमेथिलीन का इस्तेमाल करना है 3.5 लीटर, ठीक है ना। उसके बाद आप गोल है और टर्गा सुपर, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। गोल का 1 ml और टर्गा सुपर का 2 ml, दोनों को मिला के आप छिड़काव कर देंगे 20 से 25 दिन बाद, प्याज की रोपाई के 20 से 25 दिन बाद, तो अच्छा। खरपतवार आपके निकल जाएंगे। और 2 स्प्रे काफ़ी होते हैं उसके बाद, यानी कि आपको रोपाई के समय 1 स्प्रे करना है, दूसरा स्प्रे 20 दिन बाद करना है। उसके बाद आप हाथ से एक बार खरपतवार निकाल देंगे, उसके बाद आपको खरपतवार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि प्याज की खेतों में पोषक तत्व प्रबंधन किसानों को किस तरह से करना चाहिए। जी जी बिल्कुल, इस बारे में थोड़ा सा आप किसान भाइयों ध्यान रखिए। हम लोग जो सलाह देते हैं वो एक सामान्य सलाह होती है, सभी के लिए होती है, ठीक है। लेकिन आज कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मिट्टी की जांच कराई जा रही है। बगैर मिट्टी की जांच कराए आप किसी भी प्रकार का रासायनिक उर्वरक या खाद न डालें, क्योंकि उसमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में, इसके साथ साथ इसमें सल्फर भी पड़ता है। प्याज में सल्फर का बहुत ही अच्छा योगदान है उसमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। तो 30 किलोग्राम आपको सल्फर भी डालनी पड़ती है, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग पहले जो खाद डालते थे वो ब्रॉडकास्टिंग करते थे, यानी छिड़काव विधि से देते थे। उससे क्या होता था, हमारा जो भूजल है वो दूषित हो जाता था। आज हमारे पास जल में घुलने वाले, पानी में घुलने वाले उर्वरक उपलब्ध हैं, जिनका आपको पत्तियों पे छिड़काव करना पड़ता है। आप उनका प्रयोग करें कम मात्रा में। इन दवाओं का या उर्वरकों का इस्तेमाल करें, इसके बारे में जानेंगे आपसे आगे। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। विशाल जी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी विशाल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी विशाल जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए, बातचीत में रुकावट आएगी। सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बात करें, बताएं। हाँ जी मैम, हमें उसकी खेती करनी है मैरीगोल्ड की। अच्छा, तो कुछ समय कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी, डॉक्टर सरूलिया बताएं। देखो, मेरीगोल्ड है, वैसे वर्ष भर इसकी खेती की जा सकती है। इसकी जो मुख्य बात आती है, इसकी नर्सरी तैयार करना। जैसे मिश्रा साहब ने बताया आपको, जैसे प्याज की अपन को नर्सरी तैयार करनी है, उसी तरह इस जो मेरीगोल्ड है उसकी भी अपन को नर्सरी तैयारी की करनी पड़ती है। नर्सरी के लिए उचित आप जल निकास के और भूमि से उठे हुए तल की क्यारी बनाएं, और क्यारी बनाए के उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें। अब इसकी नर्सरी तो आपने तैयार कर ली, अब पौधों की रोपाई आप उसका 1 महीने की जब आपकी पौध तैयार हो जाती है, उसको अपन खेत में ले जाकर उसका रोपण करें। लेकिन उनकी ये बात रखें, जब अपनी फसल जब लगाने के बाद जब 1 से 1.5 महीने का समय लेती है, जैसे नवरात्रों का टाइम है, फेस्टिवल सीजन है, तो अपना एक कार्य योजना ऐसी बनाए कि मुझे कब फूलों की डिमांड मेरे क्षेत्र में ज्यादा होगी, उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए इसकी नर्सरी और उसकी अपनी खेती की तरफ आगे बढ़े। जी जी बिल्कुल विशाल जी, उम्मीद है कि इस सलाह पर ज़रूर आप अमल करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com।
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम प्याज की खेती और बागवानी से जुड़ी रोजगार की संभावनाओं पर बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है अर्जुन जी ने राजस्थान से, प्रतापगढ़ राजस्थान से। इनका सवाल ये है कि अपने खेत में मैंड्रीन या ऑरेंज की कौन सी किस्म लगा सकते हैं और कितनी दूरी पर लगाना चाहिए। तो डॉक्टर सरूलिया, आपका क्या सुझाव रहेगा? मैंड्रीन की राजस्थान के क्षेत्रों में इसको जो बात करते हैं, इसको छोटा नागपुर की संज्ञा इसलिए दी जाती है कि यहाँ मैंड्रीन की खेती की संभावनाएं हैं। सबसे पहले मैंड्रीन की खेती जो राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, झालावाड़, वो जो क्षेत्र है वहीं इसकी संभावना है। अगर आप मैंड्रीन की खेती पश्चिमी राजस्थान की तरफ आते हैं जहाँ रेतीली धोरे हैं, वहां इसकी खेती नहीं होती। तो उन सबसे पहले भूमि का चुनाव और जलवायु को ध्यान में रखते हुए किस्म जो है वो नागपुर संतरा है, वो मैंड्रीन है, उसकी खेती आसानी से कर सकते हैं। कि इसकी जो दूरी है पौधे से पौधे की दूरी वो 8 से 8 मीटर पे उसको आसानी से लगाया जा सकता है। जो भी दूरी है वो पौधे से कतार से कतार की दूरी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। पौधे की पूरी दूरी वो 7 मीटर 6 मीटर भी ले सकता है। इस तरह अगर वो खेती की तरफ आगे जाएंगे तो उसमें उसको अच्छा मुनाफा किसान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल अर्जुन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि हम रबी प्याज की खेती के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो खरीफ प्याज के किसान हैं वो अभी प्याज की खुदाई कर रहे होंगे, तो उनके लिए मैं जानना चाहूँगी कि कैसे जाने वो कि उनकी फसल तैयार है, और साथ ही खुदाई के दौरान की कुछ सावधानियों के बारे में अगर आप बताना चाहें। जी किसान भाइयों, अगर आपने खरीफ के मौसम में प्याज की रोपाई की थी, अब वो तैयार होने के लगभग समय आ गया है और 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में उसकी खुदाई होती है। जो खरीफ में प्याज है वो आपकी सूखती नहीं है। रबी के मौसम की जो प्याज है वो सूख जाती है जब वो परिपक्व होती है, मैच्योर होती है, लेकिन ये प्याज सूखती नहीं है। इसलिए आपको खुदाई से 15 दिन पहले पानी सिंचाई बंद कर देनी है। उसके बाद भी ये पत्ते उसके गिरते नहीं हैं तो फिर आपको क्या करना है, अगर क्यारी आपकी छोटी है तो पैरों से उसके पत्तों को गिरा दें, यानी कि उसका जो तना है उसको गिरा दें। और अगर खेत बड़ा है तो प्लास्टिक का ड्रम का इस्तेमाल करके भी आप उनके पौधों को गिरा सकते हैं। पौधों को गिराने से फ़ायदा ये होता है, जो गांठ है, जो आपका बल्ब है, जो वो है, उसकी हार्डनिंग हो जाती है, वो थोड़ा मजबूत हो जाती है और उसमें ग्रोथ जो है, जो बढ़वार है, वानस्पतिक बढ़वार है, वो पूरी तरह बंद हो जाती है। इस तरह की प्याज की आपको खुदाई करनी है और इसका भंडारण नहीं करना है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, भंडारण के योग्य नहीं होती है। इसलिए खरीफ प्याज को खुदाई के बाद उसका श्रेणीकरण यानी ग्रेडिंग करने के बाद पैकिंग करके उसको आप तुरंत बाजार में बेच दें। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जालौन उत्तर प्रदेश से कुलदीप जी जुड़ गए हैं। जी कुलदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मैडम नमस्ते। ये कह रहे हैं कि जो जैसे कि हमारे यहाँ नर्सरी करके प्याज लगाते हैं, ठीक, बाद में नर्सरी दूसरी जगह, और कई जगह जैसे कि राजस्थान वगैरह में जो लोग सुनते हैं कि उसकी थोड़ी गिल्टी बना करके उसको दूसरी जगह रोपाई करते हैं पहले से जी। तो कैसे कि उसका उत्पादन अच्छा होता है, क्या उसका उत्पादन अच्छा होता है? ठीक, हम लोग तो नर्सरी से दूसरी जगह तैयार करके लगाते हैं जालौन में। बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर मिश्रा, आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या बेहतर रहेगा? बिल्कुल, आप एक जागरूक किसान हैं, आपको एक नई तकनीक के बारे में ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है। खरीफ के मौसम में प्याज को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, एक पौध बना के, दूसरा गंठियां बना के। ये गंठियां जो बनाई जाती हैं ये खरीफ प्याज का बीज होता है और उसको जनवरी के महीने में हम बुवाई करते हैं और मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो तैयार हो जाता है। जैसे ही छोटी छोटी गंठियां बन जाती हैं उसको निकाल के रख लेते हैं। उन गंठियों को 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में बुवाई कर देते हैं
और उनसे आपको 60 दिन में 65 दिन में अच्छी खरीफ की प्याज तैयार हो जाती है। वो खरीफ की प्याज के लिए करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल कुलदीप जी, उम्मीद है आपके सवाल का भी जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सरोलिया, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, एग्री स्टार्टअप्स आजकल खूब चल पड़े हैं, तो हमारे जो युवा है वो किस तरह से बागवानी से जुड़े एग्री स्टार्टअप से जुड़ सकते हैं जिसमें सफलता की गुंजाइश ज्यादा हो? एग्री स्टार्टअप की जो बात करते हैं कि बागवानी में अगर खुद का उसको उद्यम स्टार्ट करना है तो ये सारे एग्री स्टार्टअप्स आते हैं। इनमें जैसे परंपरागत बाग लगाना है तो उसकी स्थापना के लिए, फसल उत्पादन में जैसे क्योंकि इस बागवानी में फल है, सब्जी है, पुष्प है, औषधि पादप है, मसाले हैं, रोपण फसलें हैं, काफी बड़ा इसमें समूह वाले फसलें हैं। तो इनके फील्ड कार्य को एक प्रशिक्षित आदमी अच्छी तरह कर सकता है, तो उसमें अपना काम कर सकता है। ट्रेनिंग में जैसे आपने इस तरह के जो इनमें सब अपनी सारा कुछ जो निर्भर होता है सीख कर अपने कौशल और ज्ञान व क्षमता के अनुसार वो अपने को कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। पॉली हाउस है, ऑफ सीजन कल्टीवेशन है क्योंकि ये बहुत ही उन फसलों को वो ले सकते हैं। नर्सरी हो गई, संकर फसलों का बीज उत्पादन हो गया, बोनसाई का बहुत अच्छा स्कोप है, सूखे फूलों का अच्छा व्यवसाय कर सकता है, मशरूम जिसको अपन अभी नहीं भूल सकते, ये भी एक वो उस पे अपना काम कर सकता है। बिल्कुल, यानी प्रशिक्षण लेने के बाद ऐसे बहुत सारे विकल्प युवाओं के सामने खुल जाते हैं बागवानी से जुड़े हुए, जिनसे वो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोलिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियों के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते डॉक्टर मिश्रा, बहुत ही संक्षेप में जानना चाहेंगे, रबी प्याज की किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे अच्छी उपज हासिल करने के लिए? किन बातों का ध्यान रखें? अच्छी उपज के लिए हमें सही प्रजाति का चुनाव करना है और जो हमारे शस्य क्रिया है उनको समय पर करना है, उसका सही से भंडारण करना है। दूसरा, प्याज की खेती आप प्याज पैदा करने के साथ साथ जैसा डॉक्टर दीपक आपको बता रहे थे नर्सरी उत्पादन के लिए, बिल्कुल आप प्याज की पौध को नर्सरी को बना के उसको व्यवसाय के रूप में भी कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत से किसानों को जानता हूं जो प्याज की नर्सरी, प्याज पैदा नहीं करते कि प्याज की नर्सरी बना उत्पादन करके ही लाभ कमा रहे हैं। इसलिए तो ये चलते चलते आपने बहुत ही उम्दा जानकारी दी और सुझाव दिया है हमारे किसानों को बेहतर आमदनी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने कि प्याज की सफलतापूर्वक खेती के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और इसके साथ ही बागवानी में रोजगार की कितनी अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला प्रसारित कार्यक्रम होगा जिसमें चर्चा की जाएगी आलू फसल प्रबंधन के बारे में, साथ ही बात होगी प्राकृतिक खेती के विषय पर भी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप भेज सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं हमें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज भी करा सकते हैं। इसके अलावा हेलो किसान कार्यक्रम को आप कभी भी यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहें तो टीवी स्क्रीन पे जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे स्कैन करें, इससे सीधे आप हमारे यूट्यूब पेज से जुड़ जाएंगे जहां पर आप हेलो किसान के तमाम एपिसोड्स देख सकते हैं। इसी के साथ आज हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।